अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। डाइजेशन इन मैन हम शुरू कर चुके हैं। आज का लेक्चर इस हवाले से बड़ा ही टेक्निकल है क्योंकि हमें इन फिगर्स और इन ड्राइंग्स की मदद से समझना है कि वो जो फूड जिसकी मैस्टिकेशन की गई, जिसकी लुब्रिकेशन की गई, उसको फर्दर प्रोसेस कैसे किया जाता है, उसको स्वॉलोइंग के प्रोसेस से कैसे गुजारा जाता है, यानी उसका निगलना कौन सा अमल है और कौन कौन सी फिजियोलॉजी यहाँ पे इन्वॉल्व है। सो एज ए रिजल्ट ऑफ मैस्टिकेशन एंड लुब्रिकेशन a softened and partially digested slimy food is formed that is called bolus। एक ओवल शेप का लंप ऑफ फूड बनता है, यानी एग की तरह का एक लंप ऑफ फूड, एक वो कह लें कि आप फूड का एक कलेक्शन सी बनती है जो कि ओवल शेप है, जिसको कहा जाता है बोलस। अब ये बोलस किस चीज का रिजल्ट है? ये रिजल्ट है जितनी भी मैस्टिकेशन की गई थी, यानी चबाने का प्रोसेस जो है और लुब्रिकेशन का प्रोसेस जो है, उसके रिजल्ट के तौर पर बड़ा ही सॉफ्ट और पार्शली डाइजेस्टेड सलाइमी फूड बनता है, जिसको क्या कहते हैं? बोलस। नाउ दिस ब्लू कलर showing the bolus of the food, this is present on the surface of the tongue। अब इस बोलस ने मूव करके फेरिंग से नीचे की तरफ मूव करना है, नीचे यानी फूड पाइप के अंदर जाना है। और फूड पाइप के अंदर जाते हुए ये भी जो है यहाँ पे बड़ी फिजियोलॉजी इन्वॉल्व है कि ये बोलस विंड पाइप में यानी ट्रैकिया की तरफ ना मूव करे, क्योंकि वहां काफी सारे प्रॉब्लम्स और इश्यूज आ सकते हैं। इसलिए कौन सी फिजियोलॉजी है कि हत्ता कि ये फूड मूव करते करते फूड पाइप से कहां एंटर हो जाएगी? स्टमक के अंदर। सो डियर स्टूडेंट्स, इस फिगर के अंदर अगर हम गौर से देखें तो यहां पे दो कैविटीज नजर आ रही हैं। ये जो ऊपर वाली कैविटी आपको नजर आ रही है, दिस इज कॉल्ड नेजल कैविटी। नेजल कैविटी जो होती है वो जाहिर है नोज की नॉस्ट्रल्स से लेकर आगे ट्रैकिया तक ओवरऑल चली जाती है, क्योंकि जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें एयर लंग्स की तरफ भेजने के लिए ये सारी कैविटी है। अब अगर गौर से देखें तो नीचे ओरल कैविटी है, और ओरल कैविटी का बिहाइंड अगर देखें तो वो भी मिल रहा है इस नेजल कैविटी से। सो अब सबसे पहली फिजियोलॉजी तो ये है कि फूड नेजल कैविटी में एंटर ना हो। जो बोलस ऑफ फूड तैयार होता है वो बोलस ऑफ फूड इस टंग की मदद से, ये ओवरऑल टंग को शो कर रही है ड्राइंग। सो टंग की मदद से ऊपर और पीछे की तरफ धकेला जाता है। अब इससे ये होता है कि जब ये टंग पीछे की तरफ मूव करती है और बोलस ऊपर की तरफ जोर लगाता है, तो ये जो एक फ्लैप है इन बिटवीन नेजल कैविटी एंड इन बिटवीन ओरल कैविटी, ये फ्लैप उठकर इस नेजल कैविटी को बंद कर देता है या पार्शली क्लोज कर देता है, ताकि फूड इधर बैकवर्ड मूव ना करे। यानी फिर से समझें, ये जो बोलस है जब ये टंग के मसल्स की मदद से ऊपर और पीछे की तरफ धकेला जाना है टुवर्ड फेरिंग्स। ये देखें ना, फेरिंग्स ये इलाका है, जबान की पिछली साइड से शुरू होता है और ट्रैकिया के ऊपर तक, यहां से फूड पाइप पे शुरू हो रहा है और इधर जाएं तो ट्रैकिया शुरू हो रहा है। यहां पे दो ओपनिंग्स हैं, गौर करने वाली बात है। इन दोनों की कंबाइंड ओपनिंग जहां तक है, सारा यही इलाका फेरिंग्स कहलाता है। ताकि फूड फेरिंग्स की तरफ आए, ये बोलस फेरिंग्स की तरफ मूव करे, ये ऊपर नेजल कैविटी की तरफ ना चला जाए। कभी जल्दी में कोई खाना खा रहा होता है तो आपने नोट किया होगा कि कुछ नेजल कैविटी में भी मटेरियल चला जाता है। So whenever tongue muscles contract, they can push this bolus backward while partially closing the nasal cavity due to the flap। ये flap जो है ये थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, जिसकी वजह से ये नेजल कैविटी बंद हो जाती है। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप नीचे आके देखें तो ये एक ऊपर को उठा हुआ स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया है। दिस इज कॉल्ड एपीग्लॉटस, क्योंकि इसके नीचे एक स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम ग्लॉटस। और ग्लॉटस क्या है? जो ट्रैकिया है उस तरह का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो सी शेप कार्टिलेज की मदद से बनता है।
इस ट्रैकिया को ओपनिंग, जो पहली ओपनिंग है, दिस इज कॉल्ड ग्लॉटस। इसके ऊपर एक फ्लैप खड़ा हुआ जिसको कहते हैं एपिग्लॉटस। ये एपिग्लॉटस यहां पे देखें, ये ऊपर की तरफ है, यानी एपिग्लॉटस का रुख ऐसे है। अगर इस डायग्राम में देखें तो यही एपिग्लॉटस यूं डाउन हो चुका है। अब ये डाउन क्यों होता है, इसके लिए कई एक प्रोसेस यहां पे हमने डिस्कस करने हैं। जब बोलस पीछे की तरफ मूव करेगा, अब बोलस जैसे ही पीछे की तरफ मूव करेगा, इधर गौर करें स्टूडेंट्स, ये जो लेरिंग्स है दैट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। विंड पाइप सामने की तरफ होता है और इसके पीछे होता है फूड पाइप। ये लेरिंग्स ऊपर को उठता है। जब ये ऊपर को उठता है तो ये जो ग्लॉटस, ये वाला ग्लॉटस है, मैं आपको बार बार शो कर रहा हूं, मैं इसको कलर कर देता हूं। ये ग्लॉटस, ये देखिए इस तरह से टेढ़ा है। अब जब ये लेरिंग्स ऊपर को उठता है तो ये ग्लॉटस यूं डाउन हो जाता है। इस फिगर के अंदर आकर देखें तो ये ग्लॉटस ये डाउन हो चुका है। अब इस ग्लॉटस के डाउन होने का बेनिफिट क्या है? इस ग्लॉटस के डाउन होने से आप गौर कर रहे हैं कि लेरिंग्स क्लोज हो गया है और फेरिंग्स की ओपनिंग जो है वो खुल चुकी है। ये देखें। जब टंग के मसल्स कंटैक्ट होते हैं और बोलस पिछली साइड पे मूव करके आ रहा होता है, तो यही बोलस नीचे आते हुए क्या काम करता है, ये इस एपिग्लॉटस को नीचे की तरफ मूव करवाता है, क्योंकि इधर से ये लेरिंग्स ऊपर उठता है और ये स्ट्रक्चर यूं हो जाता है। यहां पे देखें, यानी यहां देखें तो ये स्ट्रक्चर यूं है। अगर इस मार्कर को आप ग्लॉटस समझें और इस मेरी फिंगर को आप लेरिंग समझ लें तो दो काम हुए ना। एक तो एपिग्लॉटस ने नीचे मूव करना है, दूसरा लेरिंग्स ऊपर उठेगा। ये देखें इस तरह से, यहां अभी लेरिंग्स ऊपर नहीं उठा हुआ और एपिग्लॉटस ऊपर है, यानी लेस हॉरिजॉन्टल है, या आप कह सकते हैं डायगोनल है। लेकिन जब यहां पे आप आके देखते हैं इस फिगर के अंदर तो लेरिंग्स ऊपर उठ चुका है, जिसकी वजह से ग्लॉटस नीचे आ गया। अब ग्लॉटस हॉरिजॉन्टल या बल्कि लेस हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिसकी वजह से एपिग्लॉटस जब नीचे मूव करता है तो ग्लॉटस क्लोज हो जाता है। अब इसकी क्लोजिंग की वजह से ये फेरिंग्स जो है वो ओवरऑल ओपन है, ताकि वो बोलस जो यहां पे दाखिल हुआ था वो इस फूड पाइप के अंदर एंटर हो जाए। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे अगर आप गौर से देखें तो यहां पे जो फेरिंग्स के ईसोफेगल स्फिंक्टर हैं, यानी वो मसल जो साइडों को कंट्रोल करते हैं, उनको स्फिंक्टर्स कहा जाता है, या उन मसल्स को जो किसी भी सर्कुलर ओपनिंग को कंट्रोल करते हैं उनको स्फिंक्टर कहा जाता है। वो स्फिंक्टर मसल जो है यहां पे अभी कंट्रैक्टेड है, लेकिन जब ये बोलस मूव करके इस जगह पे आता है, अब ये स्फिंक्टर के मसल रिलैक्स्ड हैं। इस डायग्राम में देखें तो वो स्फिंक्टर मसल कंट्रैक्टेड फॉर्म में है। ये देखें, ये रेड कलर के मैंने शो किए हैं। इन्होंने क्लोज किया हुआ है, क्योंकि इन्होंने खुलना है जब ये बोलस यहां पे मूव करके आएगा। इसके स्टिमुलस से, इसके टच से इन्होंने खुलना है। अभी तक बोलस काफी सारा दूर है, इसलिए क्या है कि बोलस दूर है, इसकी वजह से अभी स्फिंक्टर के ये मसल, या अभी ये स्फिंक्टर्स या ये सर्कुलर ओपनिंग को क्लोज करने वाले मसल्स फिलहाल कंट्रैक्टेड है। जब ये एपिग्लॉटस नीचे आ गया, इस एपिग्लॉटस ने ग्लॉटस की ओपनिंग को बंद कर दिया। अब यहां पे क्या हुआ, अब यहां पे जो स्फिंक्टर्स हैं ऑफ फेरिंग्स वो खुल चुके हैं, ताकि ये बोलस नीचे मूव करके इस फूड पाइप के अंदर एंटर हो। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सारा प्रोसेस जो है ओवरऑल वो मूवमेंट का कहलाता है पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस एक कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वेव लाइक मूवमेंट है, जिसकी वजह से ये बोलस मूव करते 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 स्टमक तक पहुंचता है। अब अगर गौर करें तो ये जो ओवरऑल ईसोफेगस नीचे की तरफ आ रहा है, ईसोफेगस की ये जो ओवरऑल दीवारें हैं, इसके अंदर सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं, जो कि बोलस के सामने से अगर नीचे वाली साइड से देखें तो रिलैक्स हो जाते हैं, और बोलस के एग्जैक्ट ऊपर वाली साइड पे देखें तो ये कंट्रैक्ट हो जाते हैं। बिल्कुल इनका ये अंदाज है जैसे किसी चीज को यूं निचोड़ा जाता है। ये बोलस के पीछे कंट्रैक्ट होते चले जाते हैं और बोलस के सामने से ये मसल रिलैक्स होते चले जाते हैं, यानी खुलते चले जाते हैं।
और रास्ता देने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये बोलस नीचे की तरफ स्क्वीज करके मूव करते करते हत्ता कि कहां पहुंच जाता है, स्टमक के अंदर पहुंचता है। अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इस बोलस को स्टमक तक भी ले आती हैं और फर्दर जितने भी डाइजेस्टिव सिस्टम की सारी इंटेस्टाइन है उसके अंदर भी ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होती रहती हैं। यानी सबसे पहली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो यहीं से स्टार्ट हो गई जब ये जो है इसोफेगल स्फिंक्टर यहां पे रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करते ही अब ये फूड का बोलस जैसे यहां एंटर होगा तो अब ये जो एपिग्लॉटस है ये पुरानी पोजीशन पे आ जाएगा, ऊपर उठ जाएगा और वो जो लेरिंग्स है वो नीचे हो जाएगा, यानी ग्लॉटस खुल जाएगा, लेरिंग्स नीचे हो जाएगा और एपिग्लॉटस ऊपर की तरफ हो जाएगा। लेकिन कब, याद रखना है जब बोलस अपनी पहली पोजीशन को यहां से क्रॉस कर जाएगा। जब टंग ने बोलस को पीछे धकेलना था तो इस डायग्राम में हमने देखा कि वो टंग जैसे ही बोलस को पीछे धकेल रही थी अपने मसल्स के जरिए, तब 2-3 काम हुए थे। लेरिंग्स ऊपर उठा, ग्लॉटस क्लोज हुआ क्योंकि एपिग्लॉटस यहां पे आके डाउन हो गया। ये ग्लॉटस की ओपनिंग है ना, इसके ऊपर ये एपिग्लॉटस है जो कि कार्टिलेज का एक फ्लैप होता है, एक कवर होता है, एक ढकना सा होता है जिसने इस चीज को कवर करना है। अगर ये यूं ही खुला रहे तो आप देख सकते हैं कि ये फूड पाइप यहां से ओपन है और यहां पे विंड पाइप भी ओपन है। एन मुमकिन है वो फूड गलती से यहां चली जाए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करे। लिहाजा इस ओपनिंग को क्लोज करने के लिए डियर स्टूडेंट्स ये ग्लॉटस ऊपर उठ के एपिग्लॉटस की वजह से क्लोज हो जाता है। जब बोलस यहां से गुजरा, अब यहीं से जो स्फिंक्टर है इसोफेगियल स्फिंक्टर वो रिलैक्स हुए। जब बोलस इससे आगे इस जगह पे आ जाएगा उस टाइम पे पोजीशन सारी रिवर्स हो जाएगी। ये स्फिंक्टर दोबारा क्लोज हो जाएंगे ताकि फूड अब बैकवर्ड मूव ना करे। एपिग्लॉटस इस पोजीशन से आकर इस पोजीशन में आ जाएगा क्योंकि लेरिंग्स नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद फर्दर इसके अंदर ये जितना भी ओवरऑल इसोफेगस है, ये जो फूड की नाली है, इसमें जैसे जैसे बोलस मूव करता है इसके पिछली साइड से मसल कांटेक्ट करके इसे निचोड़ कर नीचे लेके आते हैं और इसके सामने से मसल खोलते चले जाते हैं हत्ता के ये फूड स्टमक तक पहुंच जाती है। सो दिस डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द फूड मटेरियल ड्यू टू द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या कहलाता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। समटाइम यूं होता है कि कोई इरिटेशन या कोई रुकावट आ जाती है या कोई ऐसा आइटम फूड के अंदर आ जाता है जो कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, तो उस हालत के अंदर समटाइम ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंटी पेरिस्टाल्टिक भी इख्तियार कर जाती है, हत्ता कि इंटेस्टाइन से फूड बैक मूव करके स्टमक में पहुंच जाती है और यहां तक भी हो जाता है कि ये स्टमक से बैकवर्ड माउथ की तरफ आ जाए, जिसको आप लोग वॉमिटिंग के नाम से जानते हैं। सो दैट इज एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। यानी वॉमिटिंग क्या है? एंटी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स क्या है? जिसने फूड को नीचे की तरफ लेकर जाना है, वो वाली डाइजेस्टिव सिस्टम की दीवारों के अंदर पाई जाने वाले सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की मूवमेंट की वजह से होती है। और कोई इंसान अगर भूखा रह रहा है 12 से 24 घंटे तक, तो वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स बहुत ज्यादा शिद्दत से होना शुरू हो जाती हैं, जिस कंडीशन को हम कहते हैं हंगर पैंग्स। यानी 12 घंटे लास्ट टाइम खाना खाए हुए हो गए हैं, 12 से लेकर 24 घंटे तक अगर ये इशू है तो जाहिर ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होना है। ये होती रहती हैं जिसकी वजह से एक अजीब सी सेंसेशन और कैफियत पैदा होती है, जिसको क्या कहा जाता है? हंगर पैंग्स। सो डियर स्टूडेंट्स, एक दफा फिर से समरी सुनिएगा कि जो बोलस ऑफ फूड तैयार होता है वो बोलस टंग की वजह से पीछे धकेला जाता है। जैसे ये बोलस यहां पे मूव करता है, एपिग्लॉटस को नीचे से लेरिंग्स ऊपर धकेलता है और एपिग्लॉटस यूं हॉरिजॉन्टल हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लॉटस क्लोज हो जाता है और फेरिंग्स ओपन हो जाता है। अब फेरिंग्स ओपन होने की वजह से बोलस यहां से एंटर होता है और बोलस फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के जरिए स्टमक तक पहुंचेगा, हत्ता कि ये सारा का सारा फूड बाकी इंटेस्टाइन में भी ऐसे ही मूव करेगा।
डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हमने देखना है कि स्टमक के अंदर डाइजेशन कैसे है, और उसके बाद ड्यूडिनम, ज्यूजिनम, इलियम, ये सारा प्रोसेस हम कंटिन्यूसली डिस्कस करते रहेंगे। यहां तक जितना भी डिस्कस हुआ है इसको अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। दिस इज वेरी वेरी टेक्निकल टू अंडरस्टैंड दीज ड्राइंग्स। आपकी बुक के अंदर ये ड्राइंग्स जैसे बनी हुई हैं, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए काफी सारी उसके अंदर मेहनत की जरूरत है। आपने गौर से इन चीजों को पढ़ना है। जैसे ही एक्सप्लेन किया गया डियर स्टूडेंट्स, आपने इसको तैयार करना है ताकि हम फर्दर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को अच्छे तरीके से समझ सकें। सो तब तक के लिए डॉक्टर मोहम्मद हनीफ को इजाजत दें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।